तो ये क्लास 10th के 29 मई का क्लास है। यानी आज कौन सा दिन है? फ्राइडे, शुक्रवार। ये शुक्रवार फ्राइडे 29 मई का क्लास है। तो देखो इसमें हम लोग आज भी पढ़ने वाले मैथ और हिस्ट्री ऑलवेज की तरह। तो उसको पहले इरेज कर लेते हैं। मैथ में कौन सा क्वेश्चन किए थे लास्ट? अच्छा हाँ, याद आ गया, निकाले तो थे अभी हम कहीं PDF। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर चुके हैं। 6 में शायद एक ही क्वेश्चन हुआ है 6 का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, अभी 2 3 ये सब होना बाकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 3 होगा, ये सब बाकी। पहले 2 कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, फिर तीसरा करेंगे। या फिर तुम लोग इसको बना नहीं लेगा, एक काम करो देखो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे ना, नहीं बनेगा तो फिर हम आने के बाद बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किए थे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बनाए, मतलब ABCD, मतलब ABBCCD AD इन सब का मान निकाले। ठीक है, और फिर बराबर आया तो बोले सम चतुर्भुज है। ठीक है, 2 भुजा बराबर आएगा तो कहेंगे समांतर चतुर्भुज है। 2 भुजा बराबर आएगा, एक भी भुजा बराबर नहीं रहेगा कहेंगे विषमबाहु चतुर्भुज। बात समझ गए? तो ये जो है एक प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये तुम लोग से बन जाएगा। ये घर में खुद से बना लेना, जैसे 1 बनाता ना ऐसे ही बनाना है। तो ये दोनों घर में खुद से बना लेना। मान लो ये होमवर्क किया तुम्हारा, नहीं बना तो फिर आने के बाद हम बता देंगे। ठीक, पहले अभी हम लोग ये वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मतलब तुम लोग से बन जाएगा, कोशिश करना, नहीं बना तो फिर आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, बन ही जाना चाहिए, इसमें क्या है इतना ज़्यादा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 पे सीधे हम लोग आते हैं, ये यहाँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक मिनट, हाँ, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। x अक्ष पे उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पे है A एंड यहाँ एक बिंदु है B, और यहाँ पे मान लो एक बिंदु स्थित है C। अब है क्या कि ये जो बिंदु C है ना, A से जितना दूरी पे स्थित है, A से जितना दूर है ये बिंदु, सेम एग्जैक्ट उतना ही दूर B से भी है। बात समझ में आ रहा है कुछ? ये जो बिंदु है C, A से जितना दूरी पे स्थित है, B से भी सेम उतना ही दूरी पे स्थित है। यानी ये बिंदु कैसा है, समदूरस्थ है। मतलब A से C तक अगर 10 सेंटीमीटर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो B से C तक भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ऐसा है B से C तक भी, मतलब C से B तक की भी दूरी 10 सेंटीमीटर, A तक की भी दूरी 10 ही सेंटीमीटर, तो कहेंगे ये जो C बिंदु है वो A और B से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब सम मतलब समान, ठीक है, दूर मतलब दूरी, और अस्त मतलब स्थित, मतलब समान दूरी पर स्थित है कोई बिंदु, तो उसको कहते हैं वो बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। तो यानी अगर अब तुमको हम बता दें कि ये वाला बिंदु है P, ये है Q, और एक बिंदु है R। अगर अब हम कह दें कि R बिंदु जो है वो P और Q से क्या है, समदूरस्थ है। R बिंदु P और Q से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम बताएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर R P और Q से समदूरस्थ है, इसका मतलब P से R तक की दूरी PR, और R से Q तक की दूरी RQ या QR, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समदूरस्थ होने पर ऐसा होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक बिंदु है जो समदूरस्थ है, जो कि x अक्ष पे स्थित है। उसके बाद अच्छा एक और चीज, x अक्ष पे स्थित कोई बिंदु रहेगा तो उसका निरसन क्या होगा, ये समझो। अगर मान लो ये ग्राफ है, ग्राफ का अक्ष है, ठीक है, ग्राफ अक्ष पे मान लो यहाँ 1 है, तो बताओ इसका निरसन क्या होगा, इसका यहाँ वाला नहीं, 1, 0। यहाँ पे 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2, 0। अगर मान लो यहाँ मान लो 5 है, इसका निरसन क्या होगा, 5, 0। ऐसे करके कुछ भी होगा तो कुछ x का मान आएगा, बाकी मान क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इतना हमें पता चल गया कि x अक्ष पे कुछ भी, कोई भी बिंदु स्थित रहेगा ना, कोई भी बिंदु, उसमें क्या होगा, x का कुछ ना कुछ तो मान होगा, यहाँ कोई तो कोई अंक होगा, और y का मान डेफिनेटली पक्का क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गया? तो इसी वजह से x अक्ष पे जो भी वो बिंदु होगा वो इस रूप में होगा। किस रूप में? पहला मान होगा x, उसका x मतलब कोई भी मान हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, और दूसरा मान लेकिन 0 ही होगा। तो x अक्ष पे कोई बिंदु है तो पक्का ये यही बिंदु होगा, x, 0, x जगह कुछ मान और 0 ये। तो x अक्ष पे कोई बिंदु अगर कहेगा लेने तो क्या हो जाएगा, x, 0। ऐसे ही y अक्ष पे कहेगा तो 0, y, क्योंकि y अक्ष पे जो भी मान होगा कोई भी चीज x का,
वाई एक्स पे जो भी बिंदु होगा एक्स का मान 0 ही होगा। जैसे मान लो यहाँ 5 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इस वाले बिंदु का मान हो जाएगा 0,5, एक्स एक्स पे 0, वाई का मान 5। तो इसीलिए वाई एक्स वाला सभी 0,y होगा, एक्स एक्स वाला x,0 होगा। ठीक है, 1 मिनट इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये डिलीट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिंदुओं पे आ जाते हैं। क्या बोला हमें यहाँ बोला गया एक्स एक्स पे वह बिंदु ज्ञात किए जो बिंदु इतना इतना समदूरस्थ है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु यहाँ पे, 2 बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, ओह ये माइनस तो नहीं, 2 प्लस में 2,-5। ठीक है, और इस बिंदु का निर्देशांक -2,9। ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है बी। इन दोनों बिंदु से एक बिंदु है जो कि समान दूरी पर स्थित है, क्या है, समदूरस्थ है। मान लेते हैं वो बिंदु ये रहा, ये बिंदु समदूरस्थ है। और इस बिंदु के बारे में क्या बताए, ये जो बिंदु है इस समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी, ये भी दूरी क्या है, समान है। मान लेते हैं इस बिंदु का नाम क्या है, सी है। अच्छा, ये बिंदु कहाँ स्थित है, तो ये एक्स अक्ष पे स्थित है। एक्स अक्ष पे बिंदु स्थित है तो इसका मतलब इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक होगा ऐसा, एक्स का कुछ न कुछ मान होगा और वाई का मान लेकिन पक्का इसमें क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स अक्ष पे बिंदु जो स्थित है ये हुआ। अब यही क्वेश्चन पूछा कि एक्स अक्ष पे स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तब ना अगर एक्स मान 5 आएगा तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 5,0। तो एक्स पे स्थित एक्स अक्ष पे स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि इस बिंदु से ए का दूरी और बी की दूरी समान है, तो यानी ए से सी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी ये बराबर है। ए सी और बी सी क्या होगा, बराबर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, लिखेंगे। प्रश्न से हमें पता है कि ये बिंदु समदूरस्थ है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें पता है कि ए से सी तक की दूरी बराबर होगा किसके, बी से सी तक की दूरी की। ए से सी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी बराबर होगा। लिखते हैं दोनों का दूरी, ए से सी तक का दूरी, इसका फॉर्मूला, दोनों का दूरी सूत्र का तो फॉर्मूला वही होगा नहीं, देखो तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये ए सी का फॉर्मूला होगा, ए से सी तक का दूरी। अब बी से सी तक का दूरी जो होगा इसका भी तो फॉर्मूला वही होगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक, ऐसा। तो यहाँ मान अब बिठाते हैं जल्दी से। देखो √अंडर, सबसे पहले इसमें हम लोग मान बिठा रहे हैं, ये कौन सा है, ए सी है ना, ए सी के लिए हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान देखो x है, x1 का मान 2 है, ये हो गया x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है देखो तो 0 है, माइनस y1 का मान कितना है, -5, माइनस में से क्या हो जाएगा, +5 इसका स्क्वायर बराबर उधर √अंडर। ये किसका मान है, ये मान है BC का, BC के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, कुछ भी मान सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा x2 माइनस y, नहीं ये हो गया x2 माइनस x1 कितना है, -2, माइनस में से क्या हो जाएगा, +2 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 0 है, माइनस y1 कितना है, 9, ये 9 है। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ होगा ये कि जब भी दोनों तरफ रूट रहे, हम यहाँ बता दे रहे हैं पहले, जैसे मान लो लिखा हुआ है √x बराबर √2, पता है रूट और रूट कट जाएगा, क्या जाएगा ऐसे, इधर बचेगा x, उधर बचेगा 2, ऐसा होगा। ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि √x बराबर √2 लिखा हुआ है, रूट है उधर जाकर स्क्वायर होगा, तो x बराबर हो जाएगा √2 इसका स्क्वायर। तुमको पता है कि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाता है। ऐसे अगर दोनों तरफ रूट दिखेगा तो भी हम लोग काट सकते हैं इजीली। ठीक है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है हम लोगों को। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। अब देखो, तो यहाँ से इसी वजह से ये रूट, ये वाला रूट और इधर वाला ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब रूट कट ही जाएगा तो क्या क्या बचेगा, वो उसका आगे का लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला। यहाँ बचा x - 2 का होल स्क्वायर, यही बचा, फ्रेशली लिख लेते हैं। यहाँ बचा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा, 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। उस साइड क्या बचा, उस साइड बचा x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, -9 इसका स्क्वायर।
इस साइड ये बचेगा, ऐसा ही होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। अब मान बेटा ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हटेगा इधर क्या, क्या पता, एक मेरे को तो ऐसे हम कर सकते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ से ऐसे घेरे अगर हम यहाँ से, हाँ यहाँ से लिखेंगे तो शायद हट जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ से मान बिठाते हैं इसका देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दो का स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बराबर उधर उधर क्या बैठेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, एक जगह पे क्या है x है, बी की जगह पे क्या है 2 है, 2ab प्लस ये माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। यहाँ देखो इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस में 25, उधर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस में कितना 81। अब सोच के देखो जरा क्या क्या इसमें कटेगा, सोचो अगर एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसमें से ये एक्स स्क्वायर तो कट गया, और ये 4x काट सकते हैं, नहीं काट सकते, 4 काट सकते हैं, 4 भी इधर प्लस में उधर भी प्लस में, 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये 4 घट जाएगा। ये 4x और इन 4x को काटने की गलती मत करना, क्योंकि ये 4x दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इधर जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में जुड़ जाएगा ये दोनों। तो एक काम करते हैं, बुलाते हैं इधर फ्रेशली, इधर कौन कौन बचा, -4x उधर से बुला लेते हैं, ये 4x प्लस में ना, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4x, ठीक है। उधर कौन बचा खाली, अब 4x तो आ ही गया, बचा 81, 25 को उधर भेज देते, ये वाला 25 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो -4x माइनस 16x, और -4x माइनस 4x कितना, माइनस में 8x, कितना हो जाएगा, उधर 81 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 11 में से 5 जाएगा तो 6, ठीक है, 7 में 2 गया तो 5, कितना बचा, तो 8 से कट जाएगा कितना बार में, ये 7 बार में, 7 बार में कटा, तो यहाँ माइनस से कट रहा था तो x बराबर क्या आ जाएगा -7, x इज इक्वल टू -7, x का मान -7 आ गया तो x अक्ष पे वो बिंदु क्या है, वो x, 0 था, इसलिए x अक्ष पर स्थित बिंदु, वो कौन सा बिंदु है, x अक्ष पर बिंदु स्थित कौन सा था, x, 0, जिसमें हमारा x का मान कितना आया, x का मान आया -7, तो -7, 0, यानी x अक्ष पर वो स्थित बिंदु ये है जो इन दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर रोको, रोक करके इसको उतार लो जल्दी से, उतार लिया, चलो अच्छी बात। नेक्स्ट आते हैं, 13 मिनट हो गया, देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उतार लेते हैं, 8 नंबर होगा, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ आते हैं अगला लाइन, ये क्या हो रहा है, ओके, अच्छा ये लैग कर रहा था ना, रुक जाइए, वही तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, अब ठीक है। देखो तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 10 मात्रक। अच्छा ऐसा है, बात समझो, एक बिंदु है P, ठीक है, और एक बिंदु है यहाँ मान लो, ये मान लो बिंदु है Q, बिंदु P का जो निर्देशांक है ये कितना है, एक मिनट, ये ऐसा है, ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक है 2, -3, और बिंदु Q का निर्देशांक है 10, y। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी, इन दोनों के बीच का जो दूरी है
ये दूरी दे रखा है, हमेशा हम लोग दूरी निकालते हैं, ये दूरी दे रखा है, कितना है 10 मात्रक, इसके बीच का दूरी 10 यूनिट दे रखा है, 10 मात्रक पहले से दे रखा है इसके बीच की दूरी, पी और क्यू के बीच में दूरी दिया है, अंक गायब कर दिया, बात समझ रहे हैं। अंक दिया रहता था पहले, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी अंक दे दिया, और कहता था दूरी निकालिए, यहाँ पे दूरी ही दे दिया, अंक यहाँ पे गायब कर दिया, कोई बात नहीं, निकालते हैं। हम लोग को पता है पी क्यू के बीच की दूरी कैसे होगा, पी क्यू के बीच का दूरी हमें पहले से पता है, कितना पी क्यू का दूरी कितना है 10 दे दिया है, पी से क्यू तक का दूरी 10 है, तो पी से क्यू तक का दूरी का फॉर्मूला कितना होगा, फॉर्मूला होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका आंसर तो दे रखा है, इसका दूरी कितना दिया हुआ 10, पहले इस क्वेश्चन दे रखा है, मान फिर भी बिठाते हैं, y का मान हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ y का मान हमें ज्ञात करना है, देखो रूट अंडर, तुम यहाँ लिख सकता है सॉल्यूशन करके, कोई इशू नहीं है, x2 का देखो मान कितना है 10 माइनस x1 का मान कितना है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है 10, तो रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, ओके 10 में 2 जाएगा कितना बचेगा 8 का स्क्वायर, और ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा बराबर उधर क्या है 10। अब देखा जाए इधर, देखो तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 तिया 6y बराबर उधर क्या है 10। अब ये रूट है, रूट उधर जा क्या बन जाएगा 10 के साइड स्क्वायर, इतना तो पता ही है सभी को, तो ये कितना हो जाएगा 64 9 जोड़ो तो जल्दी से 64 प्लस 9 ये हो जाएगा 9 4 73, ठीक है, क्या हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 9 हो गया 73 बराबर उधर कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, इधर बुला लेते हैं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बराबर 0, घटा y स्क्वायर प्लस में 6y 73 में से 100 जाएगा कितना बचेगा माइनस में 27 बराबर 0। इसके बाद तुम लोग मान निकाल ही सकते हैं, ये क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड भी इसका हल कर लेगा, बहुत आसान सा अंक है, तुरंत अंक भी इसका मिल जाएगा, तो इसको इसके बाद तुम लोग सॉल्व कर लेगा तो y का 2 मान निकल जाएगा तुम्हारा, एक इधर निकलेगा इधर निकल जाएगा, तो दोनों कंडीशन में जो निकलेगा वो दोनों मान इसमें हो सकता है, संभव है, ठीक है, तो ये मान बिठा देना इसमें, इसको हल करके इसका ये आंसर निकालना है, 8 नंबर का ये हो जाएगा, इतना नोट करो, इसको घर में खुद से बना लेना, वीडियो रोको और नोट कर लो इतना जल्दी से। नोट कर लिया, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं समाजवादी और साम्यवादी वाले क्वेश्चन पे, सोशल साइंस पे आते हैं हम लोग, ठीक है, ये थोड़ा लैग कर रहा है, बस समझो। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि समाजवाद की भावना उत्पन्न कैसे हुई हम लोगों ने मजदूरों वगैरह के बारे में देखा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मजदूर का स्थिति, ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति आया तो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गया, दयनीय होने के कारण कई सारे लोग इसमें आए जो उन्होंने एक प्रकार से एक विचारधारा को प्रपोज किया, प्रस्ताव दिया उसका, उनमें एक बड़ा नाम था किनका कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स, इनके बारे में हम लोगों ने देखा था, इनका पूरा इंट्रोडक्शन देखा, इनके अथक प्रयास से, ठीक है, मजदूरों को बहुत सारा, ये जो हुआ ये कहाँ हुआ था पता है, ये रूस की बात है, ये मूल रूप से स्टार्ट हुआ कहाँ से, रूस से, बाद में और एरिया में फैल गया, ये रूस का ही मूल रूप से बात है, तो बाद में जाकर के मजदूरों को अधिकार वगैरह मिलना शुरू हुआ, थोड़ा बहुत ही, पूरा नहीं, वो सभी पूरा अधिकार वगैरह कब मिला जब कई सारी क्रांतियां हुई, बोल्शेविक क्रांति उनमें से एक था, उसके बाद मिला, वो सभी क्या है उसके बाद अभी पढ़ेंगे। यानी कार्ल मार्क्स ने इस चीज़ को चिंगारी दिया, उन्होंने स्टार्ट किया, चिंगारी क्या, उन्होंने बहुत बड़ा आग भी फूका एक प्रकार समझो तो, बस पूरा का पूरा नहीं हो पाया उस समय ये चीज़ कंक्लूड, बाद में जाकर के हो पाया, और भी कई क्रांति के कारण। वो कौन सा क्रांति था, जिन सभी क्रांति के बाद एक नया लहर रूस में दौड़ा एक प्रकार से, और सभी खासकर मजदूर वर्ग जितने भी थे उनको ज़्यादातर अधिकार मिला। अभी ये चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं, ये जो समाजवाद वाला जो चैप्टर है, समाजवाद हो या साम्यवाद हो, ये पूरा आधारित किससे है, मजदूर से ही ना आधारित है, इनको ही ना एक प्रकार से नहीं मिल रहा था रोजगार वगैरह, मेन इनके ही दिक्कत से ये आंदोलन का हवा तीव्र हुआ, ठीक है,
इनके बारे में मेनली रूप से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में देखा, उन्होंने जो पूरा का पूरा सम्मेलन करवाया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मजदूर दिवस मनाया जाने लगा 1 मई को, ये सब देखे। क्या यहीं तक खत्म हो गया मजदूरों का हक का आंदोलन? नहीं, और भी चलते रहा। उनमें से अब एक क्रांति हुआ, रूस की क्रांति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, रूस की क्रांति के बारे में। ये कैसे हुआ, कैसे यह मजदूर से संबंधित था। चलो अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीपीटी में। ये आ जा रहे हैं यहाँ पे स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। यहाँ से पेन ले रहे हैं हम, पेल्टी पेन। ठीक है, देखो इसमें हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है, पता है क्या? अब हमें पढ़ना है 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में। बोल्शेविक क्रांति, 1917 की बोल्शेविक क्रांति, ये क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे। इस क्रांति का लहर कैसे पनपा, कैसे ये क्रांति शुरुआत हुआ, ये क्या था क्रांति, ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझो कि रूस हुआ करता था, रूस में जो राजा हुआ करता था, रूस का सम्राट, उसको कहते थे जार। ठीक है, उसे जार कहा जाता था, पहले भी बता चुके हैं। CZAR, सी जिसमें साइलेंट हुआ करता था। ठीक है, इसको जार कहा जाता था, रूस के सम्राट को, पहले बता चुके। तो रूस का जो सम्राट हुआ करता था उनको जार करके संबोधित किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट, उस समय जो रूस का शासक था, जिस समय यह क्रांति हुआ, उस समय रूस के शासक था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस सेकेंड, ये उस समय रूस का शासक था जिस समय ये बोल्शेविक क्रांति हुआ। बोल्शेविक क्रांति रूसी क्रांति था, बहुत इंपॉर्टेंट। उस समय जार निकोलस द्वितीय एक प्रकार से रूस का शासक था। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति यानी कि रूसी क्रांति क्यों हुआ आखिर ये, इसके बारे में हमें देखना है। बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति, इसके कारण क्या थे, ये क्रांति हुआ क्यों, बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसके बारे में देखते हैं। कहीं भी कोई क्रांति होता है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। कोई भी क्रांति हो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, उसी रीजन के कारण से कोई क्रांति होगा। ऐसे नहीं कि कोई कहीं भी कोई क्रांति होने लगे। क्रांति कहीं भी होगा उसका कुछ ना कुछ एक कारण हुआ करेगा, तभी जाकर क्रांति होगा। तो वही पे हमें पढ़ना, बोल्शेविक क्रांति यानी कि उसी को रूसी क्रांति कहा जाता था। इसके रीजन्स क्या थे, कारण क्या थे, इनके बारे में अभी हमें पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। शायद आज पूरा कारण ना हो पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण समझते हैं। सबसे पहला कारण जो था वो था जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, ये सबसे पहला कारण था क्रांति होने का। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, ये बिल्कुल निरंकुश शासन करता था, जो मर्जी आता था वो करता था। इसके शासन पर कोई अंकुश नहीं था, यानी कोई लगाम नहीं था। ये बिल्कुल जो मर्जी में आए वो अपना मन से ये किया करता था। साथ में वो शासन के लिए अयोग्य नहीं था। उसके शासन काल में गरीबी, भूखमरी, ये सब पूरा व्याप्त था। लोगों को खाना नहीं मिल पाया था, रोजगार नहीं मिल पा रहा था, यानी ये अयोग्य शासक था। शासन के लिए योग्य नहीं था, फिर भी ये गद्दी पे बैठा हुआ था और अपना मर्जी चलाता था पूरा। तो निरंकुश शासन और अयोग्य शासन के कारण से, जार की निरंकुशता के कारण से लोग यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ की जो जनता थी बहुत ज़्यादा दुखी थी इसके कारण से कि ये इससे तो नहीं होने वाला है, शासनकाल नहीं समझने वाला है। तो ये भी एक रीजन था। देखो, कोई एकलौता, कोई भी एक बड़ा क्रांतिवन सिर्फ उसका एक रीजन नहीं होता है, कई अनेक रीजन होते हैं। थोड़ा 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 करके बड़ा क्रांति अगर हो रहा है तो सुलगते सुलगते होता है, बड़ा आग लगता है, अचानक से कहीं बड़ा आग नहीं लग गया। ठीक है, तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं तो चिंगारी पनपता है, समय आता है, तब जाकर के बहुत बड़ा आग लगता है। ठीक, तो ये बड़ी क्रांति जब होती है अचानक से नहीं होता है। एक तो ये कारण था। क्या इकलौता यही कारण था? नहीं, और क्या कारण था? दूसरा कारण था, सेकंड कारण, कृषकों की दयनीय स्थिति। यहाँ के जो किसान थे इनका स्थिति बहुत खराब था। यहाँ के जो किसान थे इनके पास बहुत छोटा छोटा खेत था। कैसा खेत था? बहुत छोटे छोटे खेत थे, छोटे छोटे खेत थे इनके पास। और उन खेतों पर वो सभी पुराने ढंग से खेती करते थे, पुराने ढंग से। ठीक है, पुराने ढंग से वो कृषि करते थे, उस पर खेती करते थे। तो छोटा खेत था एक, तो पुराना ढंग से खेती करते थे, इसीलिए जो उत्पादन हुआ करता था वो ना के बराबर हुआ करता था, बहुत कम उत्पादन हुआ करता था, ना के बराबर। तो छोटे छोटे खेत थे और पुराने ढंग से खेती करते थे, इस वजह से उत्पादन ना के बराबर होता था और इनकम बिल्कुल भी नहीं आता था यहाँ के लोगों को। तो किसानों की स्थिति बहुत दयनीय था यहाँ पे। ये भी एक कारण था। कुछ कर नहीं रहा था सरकार इसको लेकर के, जार निकोलस कुछ कर नहीं रहा था, यह भी एक रीजन था इस क्रांति होने का। तीसरा रीजन 1861 का रीजन है। 1861 में
जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय का कृषि दासता समाप्त कर दिया। कृषि दासता समाप्त कर दिया कि खेती में कोई किसी का दास नहीं होगा। कृषि दासता समाप्त कर दिया गया, परंतु किसान की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया। कृषि दासता खत्म करने के बाद भी किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ठीक है, ये भी एक रीजन था। ये काम अच्छा किया था जार अलेक्जेंडर द्वितीय। क्वेश्चन पूछा जाएगा कृषि दासता किन्होंने समाप्त किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। कब? तो 1861 में। लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ था। आगे देखे तो तीसरा जो अभी तक हम लोग पढ़ते ही आ रहे, इतना इंपॉर्टेंट, क्या? मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की स्थिति कितना दयनीय था वो हम पहले ही बता चुके तुमको पिछले क्लास में। ये भी एक बड़ा रीजन था। मजदूर का स्थिति जो था वो बहुत ही दयनीय था, बहुत खराब स्थिति था मजदूर का। तो मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय हुआ करती थी। तो ये भी एक कारण था रूसी क्रांति का, क्योंकि मजदूरों से खूब काम लिया जाता था। 16 घंटा काम कर रहे हैं बेचारा, महिला बच्चे सब काम कर रहे हैं, वेतन कम मिल रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय था। सरकार इसको लेकर कुछ भी नहीं कर रही थी। इस वजह से भी बोल्शेविक क्रांति का एक भावना बन पा। मजदूर वर्ग भी इस क्रांति में साथ आ गए, किसान लोग भी साथ में थे, ठीक है, और नॉर्मल लोग भी साथ में थे। और भी रीजन था, जैसे औद्योगिकरण का समस्या। उद्योगों के कारण मजदूर वर्ग तो बने ही, उसके अलावा जो मजदूर एक प्रकार समझो नहीं भी बने, उनका पहले से अगर कोई बिजनेस चल रहा था वो कुटीर उद्योग, वो तो चौपट हो गए एक प्रकार समझो। बहुत औद्योगिकरण के कारण से बहुत सारा समस्या सबको झेलना पड़ रहा था। मार्केट में जितने भी छोटे प्लेयर्स थे वो सब नॉकआउट हो गए एक प्रकार से समझो। उनको कुछ भी एक प्रकार से मिल नहीं रहा था कुछ करने के लिए, कोई बिजनेस वगैरह समझो। औद्योगिकरण पूरा उसका खत्म ही कर दिया। तो ये औद्योगिकरण की भी समस्या थी। हालांकि ये तो होना ही था, हर जगह की समस्या था, कोई एक नया समस्या नहीं था, एक ये भी समस्या था। उसके अलावा रूसीकरण की नीति, ये नीति बहुत खराब था। इस नीति के तहत जितने भी लोग थे यहाँ पे जो रूसी भाषा नहीं बोलते थे या दूसरे धर्म के भी लोग थे, जबरदस्ती उन पे रूसी शिक्षा थोपा जाता था। नहीं, तुमको रूसी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, रूसी भाषा में शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, एजुकेशन रूसी भाषा में लेना पड़ेगा। ये बहुत खराब स्थिति थी। जबरदस्ती रूसी भाषा में पढ़ाई करवाना, ठीक है, और अगर कोई ऐसा ना करे, ठीक है, तो उसको मतलब एक प्रकार समझो फेल वगैरह कर देना। अगर दूसरे भाषा में पढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा नंबर नहीं देना, पास आउट नहीं करना उतना ज़्यादा, ये सब चीज़ था। रूसीकरण की नीति भी एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। रूसीकरण का नीति ये भी बोल्शेविक क्रांति का एक कारण था। और विदेशी घटनाओं का भी कई सारा प्रभाव था। कई सारे विदेशी घटना थे, उनका भी प्रभाव था। वो सब क्या प्रभाव था वो अब हम लोग अगले दिन देखेंगे। बस इतना समझो कि रूसी क्रांति में कई सारे घटनाओं का लगातार प्रभाव था। उनमें कई घटना के प्रभाव थे एक प्रकार समझो तो ये सब तो बताइए, मजदूर किसान ये सब। लेकिन जो विदेश में होने वाली घटना रहता है ना, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। विदेश में होने वाली जो घटना होती है, जैसे इंडिया भी, हमारा जो इंडिया जो फ्री हुआ, आज़ाद हुआ, क्या लगता है इसमें बहुत बड़ा योगदान किस चीज़ का था? बहुत बड़ा योगदान था विदेशी घटनाओं का, जैसे वर्ल्ड वार हो गया। इसके कारण से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इंडिया की आज़ादी में। मतलब अगर ये नहीं होता तो शायद इंडिया को आज़ाद होने में भी थोड़ा सा ज़्यादा और समय लग सकता था, हो सकता था। लेकिन वर्ल्ड वार हुआ तो शायद ये और तीव्र हुआ। तो ये सभी विदेशी घटना भी बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। तो इस यहाँ भी रूसी क्रांति में भी यही हो रहा था। तो तुम लोग अच्छा उतारेगा बनी इसको, एक मिनट, इसको क्या करना, ये एक मिनट, टॉम करंट स्लाइड शो, रुक जाओ, कहाँ तक पढ़ा है आज? ये यहाँ तक लिख लो, ये विदेशी घटना का प्रभाव अगले दिन देखेंगे। तो ये वाला वीडियो रोक करके इतना उतार लो तुम लोग, ठीक है? उतार लिया, ठीक है। तो इसको उतार लिया, अब ख़त्म करते हैं ये क्लास को। अगले दिन मिलेंगे फिर अगले क्लास में। आज तो शुक्रवार हो गया, नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं। चलो, बंद कर सकते हैं तुम लोग।